आप तो कह रहे थे बैठे बैठे कि हमको बड़ा नर्वस हो रहा है और आप सोचो कि हमारा क्या हाल होता होगा। तो नहीं नहीं आप तो नहीं बिल्कुल अभ्यस्त होंगी कोई इसी नहीं वजह से। हमसे ज्यादा तो आप जानते हैं अभ्यस्त होते कि नहीं। तो अभी आ रहे हैं रोक में। आ जाए बंसी जी तब शुरू किया जाए तो अच्छा रहेगा, और नहीं भी आते हैं बीच बीच में वो आएंगे जाएंगे। बंसीदा का तो कोई ठीक है नहीं, वो तो अपना शो तक नहीं देखते हैं, तो ग्रीन रूम में बैठे रहते हैं, और जब शो खत्म हो जाता है तब बोलेंगे कि अरे आज तुम लोगों ने थोड़ा स्लो कर दिया, आज तुम लोगों ने, तो वो ग्रीन रूम में ही बैठकर देखते रहते हैं। कहीं से देखते रहते हैं। हाँ वहीं से देखते हैं, अभी भी सुनते रहते हैं। ये मान लीजिए कि वो ग्रीन रूम में है। वही से सुनेंगे। तो हम सर ये विधिवत इसको शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करना चाहिए। मैम मैं आपका नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि जो आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे सभी साथियों की तरफ से, और ये जो एक मंच बना इसकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। अब ये क्लास आपके हैंडओवर है, तो प्लीज। नमस्ते एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। और अब कहाँ से शुरू करूंगी, मतलब मैं बचपन से ही निकलती हूँ, वो शायद बेहतर होगा ताकि आपको एक बेसिक बैकग्राउंड मिल जाएगा। घर में संगीत था, मेरी माँ गाती थी, वीणा बजाती थी, और उन्होंने मुझे इनिशिएट किया म्यूजिक में। और फिर गांधार महाविद्यालय था, विनय चंद्र मुद्गल थे और दुर्गा लाल जी थे, ये सब गांधार महाविद्यालय का हिस्सा था, और हम भी वहां जाते थे, रोज जाते थे। फिर उसके बाद स्कूल में म्यूजिक था, और स्कूल जब मैं संध्या कन्या विद्यालय गई ग्वालियर, तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरे जो लोकल गार्डियन थे वो प्रभात दा और गुलदीपी थी, रंगशील बैले ट्रूप की। तो मेरे सामने भैरवी बनी, मेरे सामने रामायण का अभ्यास होता था, और साथ ही में कृष्णचंद्र नायक जैसे बहुत बड़े छाऊ के जो क्या कहते हैं गुरु थे, वो भी थे वहां पर, और शिराली जी थे संगीत के लिए। तो बहुत मेरा उस तरह से, और हमारी स्कूल की प्रिंसिपल जो थी वो विशालक्षी जौहरी थी, जो रुक्मणी अरुणडेल की सिस्टर थी। तो हम लोग के यहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता था। जैसे एक जो एनुअल फंक्शन में हम लोग के जो डांस ड्रामास होते थे, उसमें मणिपुरी होती थी, उसमें गायन होता था, उसमें अखावज बजती थी, वो सब था। तो कहीं ना कहीं वो संस्कार वहीं से मिले, वहीं से शुरू हुआ। और मुझे याद है जब मैं 11वीं क्लास में थी तो आर्टिस्ट कंबाइन के साथ बंसी जी ने वहां पर मदर किया था, और श्याम जी थे वहां पर जिन्होंने म्यूजिक किया था। और एक बार प्रभात दा, मैं और ये श्याम जी, हम तीनों कहीं जा रहे थे, और उस वक्त उन्होंने कुछ कंपोज किया था। उन्होंने दादा को सुनाया, कॉमरेड वाला सुबह तुम्हारे बेटे को गोली मार दी गई है। और मेरी हंसी ना रुके कि मैंने कहा ये ऐसा भी गाना होता है, ये कौन सा गाना है। नहीं मालूम था कि मैं भी इसी से जुड़ूंगी, लेकिन उस वक्त छोटे थे, बच्चे थे, तो हमें लगता था कि ये हमको ये समझ में नहीं आया कि ये इस तरह का कैसे गाना हो सकता है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने स्कूल पास किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने ज्वाइन किया एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक फैकल्टी थी। और
वही मतलब दौलत राम कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ और वहाँ पर सुलोचना बृहस्पति होती थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट म्यूजिक की, और मैं उनकी शिष्य थी। और उनके पति थे कैलाश चंद्रदेव बृहस्पति, जिन्होंने नाट्य शास्त्र पर बहुत काम किया, कॉम्पोजिशंस पर बहुत काम किया। और वो मतलब जब हमारा रियाज करने का सिलसिला शुरू हुआ तो सुलोचना जी कहती कि भाई आप कॉम्पोजिशन गा रहे हैं तो शब्द होने चाहिए, शब्द होने चाहिए, शब्दों का मायना समझ में आना चाहिए, आप क्या गा रहे हैं। भाई अगर आपके शब्द साफ नहीं है तो हम यही पूछेंगे कि ये आप बहुत अच्छे बज रहे थे। तो हम अगर साहित्य है तो साहित्य को किस तरह से पेश किया जाए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और नाटकीयता थी कॉम्पोजिशंस में, तो कहीं ना कहीं वहीं से रागदारी, नेचुरली रागदारी भी थी। और फिर मैंने जो वहां से जी कुछ कहा नहीं उसमें, वो कोई और एक नया ऐड हुआ ना तो उनकी आवाज आ रही। तो उसी तरह से जब रियाज का सिलसिला जारी रहा, मैं उनके साथ परफॉर्मेंसेस करने के लिए भी गई और बीए एमए सब हो गया। फिर उसके बाद हम थोड़े दिन के लिए 4 साल के लिए मैं जर्मनी गई, वहाँ मैंने एथनोम्यूजिकोलॉजी किया। और एथनोम्यूजिकोलॉजी के साथ वहाँ पर एक अफगानिस्तान के उस्ताद थे, उस्ताद हाशिम महमूद, जो पटियाला घराना के पंजाब में बहुत अच्छा गाते थे। और जो भी साज वो छूते थे वो बजता था, चाहे वो सरोद हो, चाहे हारमोनियम हो, चौथाई, तबला हो, कुछ गाना इतना अच्छा गाती। तो मेरा बहुत अच्छा क्या कहते हैं, मेरी अच्छी किस्मत थी कि वो मुझे मिले। और जब 4 साल में वहां रही तो 4 साल मेरा उन्हें रियाज करवाया। और एथनोम्यूजिकोलॉजी पढ़ रही थी तो मेरे पास ट्राइबल चांट्स, ट्राइबल म्यूजिक, बहुत सारी चीजें। फिर वहाँ किस तरह से लोग परफॉर्म करते हैं वो सब लेकर कहीं ना कहीं एक कोठली में सब भरती गई। और जब मैं लौट कर आई तो मैं भारत भवन में थी, वहां जाने से पहले, जर्मनी जाने से पहले भारत भवन में थी। और वहां भी मैंने परफॉर्मेंसेस देखे। मैंने कारंजी का देखा, महानिर्वाण। मैंने अलख नंदन जी का देखा, वो मुझे नाम याद नहीं है, वो पोइट्री वाला था जो पीछे वहाँ करते थे, जैन भाई को मालूम होगा, मगध 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 राइट। तो वो भी देखा। फिर उसके बाद रंग विदूषक में काम चल रहा था, तो उस किस तरह का काम था वो बहुत एक्सपेरिमेंटल था। और इसलिए बंसी जी ने मुझसे कहा कि भाई आके थोड़े क्लासेस ले लो, देख लो। तो मैंने कहा ठीक है। क्योंकि इतना क्लासिकल म्यूजिक से मैं भरी हुई थी तो रागदारी थी, स्वर सही होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। रंग विदूषक में जब मैंने शुरू किया तब मैंने देखा कि मुश्किल है डिसिप्लिन। जो जिस डिसिप्लिन से हम निकल कर आए थे, हमें लगा कि नहीं, यहाँ कुछ अलग है मामला। और मामला इसलिए अलग था क्योंकि नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से लोग गाते हैं। भाई आई थिंक गाना सबसे अच्छा दोस्त होता है, सबसे अच्छी सहेली होती है। क्यों? क्योंकि अकेले होते तो आप गाते हो, बाथरूम में होते तो आप गाते हो, खाना बना रहे होते तो आप गाते हो, चल रहे होते तो गुनगुनाते हो। और मैं ये भी मानती हूँ कि छेड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक गाना गाना। तो वो मुझे याद है। क्यों? क्योंकि जब भोपाल में जहाँ हम रहते थे वहां पर एक बस्ती थी और एक नल था वहां पर सार्वजनिक, जहाँ हम लोग आके पानी भरते थे, नहाते थे। तो एक बार मैं वहां से आ रही थी और एक आदमी वहां नहा रहा था। नहीं, वो नहा रहा था, मैं नहीं नहा रही थी, वो नहा रहा था। जब मैं वहां से गई तो कहता है मोहे पन घट पे न। मैंने सोचा यार
ये इस तरह का जो जो जीवन का हिस्सा जो म्यूजिक होता है, वो आपको सब जगह, हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट में म्यूजिक है, मैं कहती हूँ एनवायरनमेंट में लय है। लय वो होती है जो आपको सुनाई देती है, चाहे वो एम्बुलेंस का हो, चाहे पुलिस वाले की जो क्या होता है साउंड होता है, सायरन की साउंड होती है, या इंडिकेटर का होता है, या फैक्ट्री साउंड होती है, या कदम चाल की होती है जो जो पुलिस वाले करते हैं या आर्मी वाले करते हैं। हर चीज में लय है। एक ऐसी लय होती है जिसे आप महसूस करते हैं लेकिन हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बीज से जब एक पौधा अंकुरित होता है, उसमें लय है। जब वो अंकुर बड़ा होता है, कब बड़ा होता है आपको नहीं पता चलता, लेकिन है रात दिन का जो चक्र है वो लय है। हमारी धड़कनें, हमारा पल्स, हमारा चलना, हमारा बोलना, हर एक चीज में लय है, और वो लय संगीत है, राइट। जी। तो जब मैं भोपाल में जब मैं रंग विदूषक आई, तब एज ए टीचर आई, लेकिन मुझे लगता है कि रंग विदूषक में या थिएटर में कहें, टीचर के उस की क्या कहते हैं, एज अ टीचर आई, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज ऑलवेज अ स्टूडेंट। तो जब रंग विदूषक को मैंने ज्वाइन किया, मुझे लगा कि एक एक बहुत जरूरी चीज जो थी कि हर चीज जो आपने सीखा है उसको तोड़िए। जो आपके पास मटेरियल है वो मटेरियल तो रहेगा ही, लेकिन उसका मुझे लगता है कि एक क्ले बनना चाहिए, और उस क्ले के साथ आप खेलिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाती हैं, सुर बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाते हैं, लय बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाती हैं। आप उसको दोबारा कैसे जैसे आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर आप रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, विघटन से आप पुनर्रचना करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी था। और मुझे ये भी आई एम वेरी लकी कि मैंने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ म्यूजिक, चाहे वो गांधर महाविद्यालय हो, चाहे बीएमए हो, चाहे इस तरह का जो एक इंस्टीट्यूशनल होता है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया। फिर मैंने गुरु शिष्य परंपरा एक्सपीरियंस की, और मैंने एकेडमिक्स ऑफ म्यूजिक। तो तीनों जो स्ट्रीम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हुई बनी, क्योंकि हर चीज का कहीं ना कहीं आपको आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं विदाउट एक्चुअली वांटिंग टू यूज इट। वो आपका हिस्सा, एनालाइज करने का हिस्सा बन जाता है। तो रंग विदूषक में जब मैंने सिखाना शुरू किया, तो बंसी जी मुझसे बहुत बार कहते कि भाई उठकर किया करो। अरे हम कहते कि उठकर आप कैसे गाना सिखाओगे भाई। तो फिर एक दिन मेरे घुटने में दर्द हुआ, तो मैंने कहा कि यार अभी से अगर घुटने में दर्द होगा बाद में क्या होगा। तो मैंने छाव करना शुरू किया। जब उस वक्त गिरीशता थे लिटिल बैले ट्रूप के, तो उन्होंने सिखाना शुरू किया, और वो जो पहली चाली हृदय दा अदे दा अदे ता, ये जब हुआ मुझे इसमें 8 मात्राएं दिखाई दी। मैंने कहा कि जब 8 मात्राएं होती हैं तो इसका मतलब आपका शरीर एक गति है, एक लयदार गति है, लयात्मक गति है। तो और आपकी रिदम के साथ बॉडी मूवमेंट है। फिर मुझे लगा कि अगर हम इस लय के साथ, इस बॉडी लय, इस शरीर की लय के साथ अगर हम धुन जोड़ेंगे या स्वर जोड़ेंगे, तो क्या होगा, एक कंप्लीट मूवमेंट होगा। और वो ही फिर मेरी मेथोडोलॉजी बनी। वो जो मेरा घुटने का दर्द था, वो उसके बाद से मेरी मेथोडोलॉजी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, आप स्पेस कवर करते हैं, और आफ्टर ऑल हम जो चीज अनदेखी है उसको हम दिखा रहे हैं स्टेज पर, राइट। स्टेज है लिमिटेड। तो उस लिमिटेड स्टेज में जब आप पूरे क्या कहते हैं,
पूरे ब्रह्मांड को दिखाना चाहते हैं, तब आपके पास आप हैं, स्पेस है, आपका शरीर है, आपकी लय है, आपका सुर है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि गायन, वादन तथा नृत्य संगीत है। म्यूजिक को जब हम कहते हैं तो म्यूजिक हैज ओनली 2 यूनिट्स, गायन और वादन। संगीत में 3 यूनिट्स हो जाती है, गायन, वादन, नृत्य। चाहे मैं ये करूं, चाहे मैं ये करूं, चाहे मैं ये करूं, ये मूवमेंट है, बैठे बैठे कर रही हूँ। लेकिन इसीलिए मेरे लिए वो बहुत एक क्या कहते हैं उसको, डिस्कवरी, एक डिस्कवरी थी कि आपके शरीर में ही सब कुछ है। इसीलिए शायद भरत मुनि ने गाते वीणा और ताली वीणा की बात करी है। तो फिर एक बार ये भी हुआ कि भाई जरा हारमोनियम बजाओ। अब हमको हारमोनियम बजाना नहीं आता था, आज भी नहीं आता है। तो क्योंकि हमको कहा गया था कि तानपुरे की जो सुर है वो कान में बजना चाहिए, गूंजना चाहिए, तब जाके आपका गायन हो सकता है। हारमोनियम बहुत बार क्या होता है कि हारमोनियम की रीड ठीक नहीं होती है तो बेसुरा बजता है। तो और अगर आपको सुर का ज्ञान नहीं है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो हमारी शिक्षा का हिस्सा था कि नहीं, आप तानपुरा सुनिए, तानपुरा सुनिए। तो जब वो हुआ कि भाई हारमोनियम बजाओ, हमने कहा नहीं, हम नहीं बजा सकते हैं। हमने बड़ी ट्राई करा, और मतलब जिनको हारमोनियम बजाना था वो थे नहीं, चले गए कहीं पर, और हमारा शो था तुक्के पे तुक्के का। तो फिर मैंने क्या किया कि वहां से एक नया वो जो शुरुआत का जो लहरा था, ता 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 ना 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 तारा ना ना ना, ये था। और इसी पर एंट्री होती थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर हारमोनियम नहीं बजेगा तो क्या करेंगे। तो मैंने क्या किया कि पखावज के बोल का एक किताब थी, उसमें से मैंने बोल निकाले। धा तिथा धा धा धागे तिरकिट धा तिथा किड़नक धा तिरकिट तक धा तिरकिटा धा तिरकिट। ये यहाँ से फिर जब ये बैठ गया तब मुझे भी लगा नहीं, ठीक है, अब जो जिसको हारमोनियम बजाना है बजाए, ना बजाना हो ना बजा, यहाँ पर तो कम से कम मुझे मालूम है कि एंट्री हो जाएगी, एक सुर दे दूंगी मैं, सा पा सा कर लूंगी, आई वाज फाइन। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में ये भी आया कि इंसान का शरीर जो है उसमें सब कुछ है, सब कुछ है। आपके पास लय है, आपके पास मूवमेंट है, आपके पास स्वर है। तो एक एक्टर को और क्या चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो अभी भी एक सिलेबस हम नहीं समझ पाते हैं कि सिलेबस क्या होना चाहिए एक्टर के लिए। अब सिलेबस शायद एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन एक ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए एक्टर की वॉइस को ट्रेन करने के लिए। भाई अभिनय तो आप करते ही हो, कॉस्ट्यूम हो जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है, मसल्स हो जाते हैं, सब हो जाता है, वॉइस रह जाता है। और वॉइस रह जाते हैं तो फिर मुझे लगा कि नहीं, हमें फिर अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि इसको कैसे किया। फिर मुझे लगा कि रेजोनेटर्स, देखिए अगर हम सिसिली बेरी की बात करते हैं या किसी भी लिंकलेटर की बात करते हैं जो मूलतः वेस्ट से आए हैं, हमें ये नहीं ध्यान रहता है कि भाई वेस्ट का वॉइस कल्चर अलग है। दे यूज अ हेड वॉइस, हम लोग हेड वॉइस इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारा हमारा अगर आप एक पिलर को देखते हैं या कुतुब मीनार को देखेंगे तो है वही, लेकिन उसका ग्रेजुअल एक टेपरिंग होता है। वही चीज हमारे गायन में, हमारी आवाज में होता है। देयर हैज टू बी अ टेपरिंग ऑफ द वॉइस। तो मैं थोड़ा थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, सॉरी अगर जी जी बिल्कुल।
मैं हमें बोलना थोड़ा मुश्किल लगता है बिना उसको जैसे जब हम कहते हैं कि एस्पिरेटेड, जब हम कहते हैं आ हा हा, राइट, तो हा हा हा, तो ये यू यूज अ फॉल्सेटो। इवन जब मैं जर्मनी में थी तो मैं ये देखती थी कि उनकी बोलने की का जो वॉइस था और गाने का वॉइस था वो अलग हो जाता था, क्योंकि आप वहाँ फॉल्सेटो होता था, इट्स पार्ट ऑफ वॉइस कल्चर। हमारे यहाँ वो नहीं भाई, जो जिस आवाज से आप बोलते हो उसी आवाज से आप गाते भी हो। इसीलिए कथा गायकी में आप कब गाना शुरू करते हो और कब गाने से आप वापस कथा में आते हो या बोलने में आते हो, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है आवाज की। आपको अपने को प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है उस तरह से। प्रिपरेशन अलग टाइप की होती है, वो जो ऑफ स्टेज होता है या जब आप रियाज करते हैं वो होता है। तो फिर मुझे ये भी लगा कि अगर हम जैसे कबाड़ी वाले की आवाज है या सब्जी वाले की आवाज है, ऐसे कैसे होता है कि उनका गला नहीं खराब होता है, उनको पेट में दर्द नहीं होता है, वो 3 गली दूर आपको पता पड़ता है कि हाँ भैया वो सब्जी वाला आ रहा है, तो सब्जी लेकर हम खड़े हो जाएं या बाहर निकल जाएं। तो मुझे लगता है कि जब मैं रंग मंचक में आई तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि आप अपनी जो मिट्टी है, उस मिट्टी से जो चीजें उपजती हैं, चाहे वो बोली हो, चाहे वो चाल हो, चाहे कुछ भी, इस भाई वो उसी मिट्टी का है जिस मिट्टी के आप हैं, और वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर धीरे धीरे मुझे ये भी समझ में आया कि स्वर या श्रुति, स्वर इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि व्याकरण में भी स्वर है और गायन में भी स्वर है, लेकिन स्वर क्यों है? फिर आपको लगता है कि नहीं, स्वर व्यंजन में आपके जो जीभ है, दंत है, ये सारा जो है खेल उसका, वो प्योर साउंड को स्टॉप करता है। और स्वर प्योर साउंड है, चाहे वो व्याकरण में हो, चाहे वो इसमें हो, गायन में हो। आ ए ओ ई स्वर है, आ स्वर है। तो फिर श्रुति क्या है? श्रुति बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। श्रुति ऑन द वन हैंड हम कहते हैं कि वो चीज जो सुनाई दे वो श्रुति, लेकिन हर बार ये हमें बोला जाता था कि भाई श्रुति सुनाई नहीं देती है गायन में। क्यों नहीं सुनाई देती है भाई? बहुत साल बाद मुझे ये समझ में आया कि श्रुति एक्चुअली इज अ मेजरमेंट। 2 स्वरों के बीच का फासला का जो मेजरमेंट है वो श्रुति से आप नापते हैं, राइट? तो डिफाइंड होता है कि सारे गा यहाँ श्रुति काम आती है। यहाँ पर श्रुति जो है, अगर आपने मेजरमेंट दो स्वरों के बीच के मेजरमेंट के साथ खेल किया तो वो जो दूसरा स्वर है वो खिसकेगा, या तो आगे जाएगा या पीछे आएगा, राइट? तो इसीलिए हम कहते हैं उसमें स्वर डिफाइंड है। श्रुति डिफाइंस स्वर, ठीक है? स्पीच में क्या होता है कि श्रुति इज अनडिफाइंड। ओ ओ ओ ओ ओ ये परिस्थिति पर वो अनडिफाइंड रहता है, परिस्थिति उसको डिफाइन करती है, उसको परिभाषित करती है कि क्या सिचुएशन है, क्या हुआ है, क्या माजरा क्या है। तो एक ओ में वो सारे अलग अलग रस आ जाते हैं। स्वर में रंग होते हैं, रंग दिखते नहीं है। एक रंग ये होता है कि हाँ भाई ऑरेंज है, या हम कहते हैं कि लाल और पीले से नारंगी रंग बनता है, लेकिन स्वर में रंग है लेकिन रंग दिखते नहीं है। तो वो रंग भावों के जरिए आप महसूस करते हैं, ठीक? तो और क्या था? अच्छा, फिर क्या हुआ कि फिर मेरी मेथोडोलॉजी बनी है। मेथोडोलॉजी क्या मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हमने तय किया कि ठीक है भाई, आवाज जो है एक लहर लेती है, ठीक है?
एक लकीर खींचे, लकीर है मान लीजिए, एक एक पॉइंटेड होता है, अलग अलग। ये चूंकि हमें ज्योमेट्री समझ में आती है, ठीक है, तो हम वो आवाज की शेप को हम एक शेप दे सकते हैं, एक शेप दे सकते हैं, लेकिन रंग क्या होता है वो भाव पर डिपेंड करता है। जैसे लाल से या पीले से नारंगी तक पहुंचने के लिए आपको लाल के बीच से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो पीले से लाल से ऑरेंज, तो कितने शेड्स हो सकते हैं, उतने ही शेड्स आवाज में हैं, आप उनको देख नहीं सकते हैं। लेकिन आंसू अगर हैं, आप रोते हैं, आप रोने से कब हंसना शुरू करते हैं, तो वो कौन सा रस होगा, बहुत मुश्किल है। वो रस तय करना मुश्किल हो जाता है। भाव शायद आप तय कर सकते हैं, लेकिन उन नव रसों में मुझे हर बार लगता है कि वो सतरंगे की तरह है। सतरंगे में कितने आपके शेड्स हो जाते हैं, और या ब्लैक एंड व्हाइट में कितने शेड्स हो जाते हैं, आपको रंग दिखते हैं उसमें, लेकिन है ब्लैक एंड व्हाइट। वही आवाज में है कि आपके शेड्स इतने हो जाते हैं, नाराज होकर भी आप मुस्कुराते हो या दुखी होकर भी आप मुस्कुराते हो, तो वो मुस्कुराना स्थायी है कि बाकी स्थायी है। तो जब जब मैंने ये मेथोडोलॉजी वाला मामला शुरू किया, मुझे लगा कि एक एक्टर को यदि म्यूजिक समझ में आता है या आना चाहिए, या उसे ट्रेनिंग की जब जरूरत होती है, तो वो बैठकर तो ट्रेनिंग नहीं कर सकते। इनिशियली यस ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बॉडी की अगर मूवमेंट है, बॉडी मूव करती है, तो आपका सुर फिर उसमें स्थिर होना चाहिए। बैठकर गाना तो उसमें वो स्थिरता आती ही आती है, ठीक है, लेकिन अगर आप मूव करते हैं तो फिर भी उतनी स्थिरता होनी चाहिए, जो नहीं होती है। बहुत बार मैं देखती हूँ कि एक्टर्स को ये नहीं समझ में आता कि स्वर ऊपर जाता है कि नीचे आता है। मैं कहती हूँ ऊपर करो सर, वो उसको समझाना कि आप किस तरह से ऊपर जाओगे, किस तरह, बिना हारमोनियम के। जब मैं वर्कशॉप करती हूँ कुछ नहीं, सिर्फ द एक्टर्स बॉडी एंड स्पेस, नथिंग एल्स। एंड इसलिए क्योंकि मैं कहती हूँ कि सुर जो है एक दूसरे से मिलना चाहिए, मन मिलना चाहिए। जब 10 लोग एक मूवमेंट करते हैं तो वो 10 लोग एक बॉडी बनते हैं, एक मूवमेंट बनता है, एक साउंड बनता है। और इसीलिए जब मैंने फिर क्लासेस के एक्सरसाइजेस डेवलप करना शुरू किए, बहुत टाइम लगा मुझे 15 साल लगे जब तक मेरी मेथोडोलॉजी हुई, और तब मैंने पीएचडी करी। तो 15 साल के प्रैक्टिस के बाद मैंने डॉक्टरेट, बहुत अच्छा लगा मुझे। डॉक्टरेट के लिए मुझे फिर सिर्फ 3 साल लगे, लेकिन वो जो बात का पहले का जो 15 साल था, उसमें मैंने, क्योंकि मेरे हर वर्कशॉप को मैं जब जब चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान, कहीं भी गई, मैं अपनी मेथोडोलॉजी लेकर गई, वहां की भाषा में मैंने किया। तो मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट था कि हर वर्कशॉप का जो अंत था शुड बी एन इनफॉर्मल, क्या कहते हैं उसको, परफॉर्मेंस स्टेज। आपने क्या सीखा, इसलिए नहीं कि वाहवाही चाहिए, नहीं, मेरे लिए वो परीक्षा थी कि हाँ ये बच्चे कर पाए कि नहीं कर पाए। तो हर 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 वर्कशॉप मेरे लिए एक परीक्षा थी, पास हुई कि नहीं, अगर नहीं पास हुई तो क्यों नहीं पास हुई, कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्यों उसको ठीक से नहीं हुआ, क्यों, वो बहुत सारी चीजें थी जिनको जो जो इम्पोर्टेंट मुझे उस वक्त ही लगे, आज भी लगता है कि ये जो इस तरह का क्या कहते हैं उसको, एक सिंक्रोनाइज होना चाहिए। मतलब
अगर देखिए 30 साल कोई नहीं देता है गाने के लिए, वो जमाना गया। आपको 3 हफ्ते भी नहीं मिलते हैं। आपको 5 दिन का वर्कशॉप करना है, 10 दिन का वर्कशॉप करना है, 10 दिन का वर्कशॉप है। उस 10 दिन या 15 दिन या 5 दिन के वर्कशॉप में आपको कन्वे करना होता है कि आप की सुर समझ में आया कि नहीं, गति समझ में आया कि नहीं, रिदम जो है, लय क्या है। तो मुझे लगा कि अगर मैं वर्कशॉप करती हूँ तो मेरे पास फिर बंसी जी हमेशा कहते किट कहाँ है तुम्हारा, किट कहाँ है। किट हमको समझ में नहीं आया। किट हमको लगता था कि सीरीज होनी चाहिए क्या। अरे फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरा अगर मैं भाई अगर सब्जेक्टिवली मैं किट को समझूं तो किट का मतलब होता है कि फिर मुझे मेरे एक्सरसाइजेस या मेरा जो फोकस है या मेरा जो हाईलाइट वाला मामला है वो क्या है, वो उस तरह का एक्सरसाइज होनी चाहिए जो एक झटके में आ जाए। उससे मुझे 30 दिन नहीं चाहिए, 3 दिन के अंदर ये समझ में आना चाहिए कि हाँ सुर में है कि नहीं, कौन है जो सुर में नहीं है, क्यों नहीं है। तो इस तरह से फिर जहां जहां गई वहां मैंने प्रोडक्शन ओरिएंटेड या इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड वर्कशॉप किया। मैंने कभी उसको मतलब एक्सरसाइज करके मैं निकल गई, ऐसा कभी हुआ। और फिर मुझे एक और चीज समझ में आया कि हर की बोली अलग है, हर जगह की, चाहे वो तमिलनाडु की हो या केरल की हो या उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की, बोलियों में साउंड चला गया अंजना जी। मैम आवाज नहीं आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ नहीं? हाँ 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 आ गई आ गई। ओके, कहाँ थी? हाँ हाँ तो बोलियों में। तो अब आ गए बंसी जी। बोलो यार। तो बोलियों में संगीत है, बोलियों में एक, देखिए हर भाषा में रिदम है, हर भाषा में स्वर है। इसीलिए अगर मेरी एक एक्सरसाइज है जो मैंने मद्रास में किया, तो वहां उसको किस तरह से ग्रहण करते हैं और उसको किस तरह से यूज करते हैं, यूज इन द सेंस कि उसको रिप्रेजेंट या प्रेजेंट किस तरह से करते हैं। अगर उनकी उनकी बोली अलग है तो ऑब्वियसली जो मैं सुर उनको सिखाऊंगी वो अपने हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे, जो मुझे लगता है फाइन, एज लॉन्ग एज आप सुर में हैं, आप एज लॉन्ग एज आप लय में हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें परेशानी है कि बंगाल का क्या कहते हैं, बंगाल में बोली किस तरह से होती है या उसका एक्सेंट क्या होता है, नॉट इम्पोर्टेंट। ये भी मुझे बहुत समझ में आया कि जो वनस्पति है, मिट्टी है, अलग अलग जगहों की, वो अलग है। जैसे पहाड़ों में अगर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी है, मूवमेंट्स आइदर स्लो होते हैं या छोटे होते हैं। हाँ, और अगर आप रेगिस्तान में जाते हैं, सुनाई दे रहा है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, रेगिस्तान में अगर जाते हैं तो वहाँ सांस की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बहुत सारे चक्रधार काट सकते हैं। फिर क्या होता है वो गोल गोल घूम सकते हैं। कालबेलिया का जो नाच है उसमें ब्रेथ की कमी नहीं है। आप अगर हम केरल का जो क्या कहते हैं, उनका जो 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 नाव के साथ जो गाते हैं उसको कंपेयर करेंगे बंगाल से, बोली में फर्क है, लय में फर्क है, लेकिन है वही पानी। फर्क है, नदी के किनारे का अलग होता है, समुद्र के किनारे का अलग होता है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर अगर वनस्पति इंपॉर्टेंट है तब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ से आते हैं, वो भी तो उस वनस्पति से ही आते हैं जो अलग अलग रीजन्स के हैं। मुझे याद है एक बार हम लोग हारमोनियम बंगाल से ले आए, हम लोगों का वहां पर शो था, हमने कहा भाई
वहां से हारमोनियम लाना चाहिए। हारमोनियम हम लाए भोपाल और वहां प्रॉब्लम हो गई हारमोनियम। क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज एज अ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज, आपका पूरा क्लाइमेट का फर्क है। तो वो हम लोगों को नहीं, हमें वो ध्यान नहीं रहता है। लेकिन है ऐसा कि पेड़ अलग होते हैं। आपका आपका बांस जो है, बांस, लकड़ी, सब वो सब अलग ही होता है, और इसीलिए इंस्ट्रूमेंट्स भी अलग हो जाते हैं। अब आप हर चीज को फाइबर से करोगे तो आप जितना भी भारी ढोल है वो वैसे ही बजेगा, तो दूसरा ढोल फर्क नहीं पड़ता है उसमें। आप एक ही आवाज आएगी आपको। चार अलग अलग ढोल में अगर आप फाइबर का क्या कहते हैं